बुरहानपुर स्टेशन पर उतरते समय मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। भाभी की बातें मेरे मन में आ रही थीं। जल्दी बुरहानपुर आओ, आशीष बहुत जरूरी है। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की कि आप किस बात से परेशान हैं, बस मुझे फोन पर बताओ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और तुरंत फोन रख दिया। तब से लेकर बुरहानपुर आने तक मेरे मन में कई अच्छे और बुरे विचार आए। स्टेशन से निकलकर मैंने टैक्सी ली और घर पहुंच गया। मैंने जल्दी से टैक्सी का किराया चुकाया और घर के अंदर चला गया। मैं अंदर गया तो देखा कि मम्मी पापा, जीजा जी और उनकी बेटी शालिनी साथ में बैठे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और मुझे पसीने से लथपथ देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। मैंने तुरंत भाभी से पूछा कि सब कुछ ठीक तो है ना। मेरी बात सुनते ही सभी फिर से हंसने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इन सभी के मजाक का शिकार बन गया हूं। मुझे उसकी हंसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, नीलम भाभी ने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि आशीष, नाराज मत हो। बात यह है कि मम्मी और पापा होली के त्योहार पर यहां आ रहे थे और हमने तुम्हें बहुत याद किया, तो मैंने तुम्हें भी यहां बुला लिया। शायद अगर हमने आपसे सामान्य रूप से बात की होती तो आप कभी कोई बहाना बनाकर यहां नहीं आते, इसीलिए हम सबने मिलकर यह नाटक किया। भाभी की यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि भाभी कहीं ना कहीं सच कह रही थी। शायद मुझे इसी तरह बुलाया जाना था, क्योंकि मुझे यहां आने से डर लगता था और सारी पुरानी यादों से डर लगता था, जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं जिया की नशीली आंखों और उसकी प्यार भरी मुस्कान से डर रहा था। जिया भाभी के सामने वाले घर में रहती थी। 5 साल पहले जब मैं अपनी स्नातक परीक्षा के लिए यहां आया था, तब मेरी पहली बार जिया से मुलाकात हुई थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, मोटा शरीर और ऊपर रेशमी काले बाल जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। ये सब उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। जब मैंने पहली बार जिया को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। वह अपनी भाभी के सामने वाले घर में रहती थी, जिसके कारण उसका उनके घर पर ज्यादा आना जाना था, और पूरा दिन भाभी और जिया के साथ बैठकर बातें करता रहा और मैं बिना किसी काम के बस बैठा हुआ जिया को देख रहा था। जिया लगभग हर दिन अपनी बहन के घर आती थी। धीरे धीरे वो मुझसे बात करने लगी और हम दोनों के बीच हंसी मजाक शुरू हो गया। कभी मैं किसी बात को लेकर जिया का मजाक उड़ाता तो कभी वो किसी बात को लेकर मेरा मजाक उड़ाती। घर में कुछ भी नया करने से पहले सब एक बार मेरी सलाह जरूर लेते थे, इसलिए घर में सभी मुझे सलाहकार कहने लगे। जब भी जिया जल्दी आ जाती और मैं सो रहा होता तो वो भाभी से कहती कि क्या बात है, आज सलाहकार देर तक सोता है। ये सुनकर सभी हंसने लगे और मैं भी धीरे धीरे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि भाभी को यह बात कैसे पता चली। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, आशीष, क्या तुम्हें जिया पसंद है? अचानक भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया और मैंने झट से कहा, बिल्कुल नहीं भाभी, आपको यह किसने बताया? तो भाभी ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं। अचानक उसने अनजान बनकर पूछा, क्यों, क्या हुआ भाभी? फिर उसने मुझे बताया कि जिया की शादी तय हो गई है और उनकी शादी अगले साल फरवरी में है। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मैंने जिया को लेकर कई सपने देखे थे। मैं उसे शादी कर अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन एक ही पल में मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। फिर भी जिया भाभी के पास रोज आती थी, लेकिन अब मैं उसके सामने नहीं बैठ रहा था और कोशिश करता रहा कि मुझे और जिया को कभी इसका सामना न करना पड़े। लेकिन मैं जितना हो सके उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। जिया मेरे पास आने की उतनी ही कोशिश कर रही थी। वह मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। वह मेरे साथ हंसी मजाक करने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि जिया से दूर रहूं, लेकिन दिल कह रहा था कि न जाने क्यों उसके आसपास घूमता रहूं। तुमने मेरे लिए यह बहुत मुश्किल काम बना दिया था। फिर मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया और मैंने अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए दूसरे शहर में एडमिशन ले लिया और मुझे जल्द ही अपना कॉलेज ज्वाइन करना था। और एक शाम दूसरे शहर जाने से पहले मैं बगीचे में बैठा जिया के बारे में सोच रहा था। मैं उसे एक बार बता सकता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। बाद में किसी ने मुझसे पूछा कि कहां जा रहे हो, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जिया मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि अब मुझे यहां से जाना होगा, यहां मेरा कौन है? तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि हां, यह सच है कि तुम्हें जाना चाहिए। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं तुरंत खड़ा हो गया और मैंने उससे पूछा कि तुम किस लिए रो रही हो? तो उसने कुछ कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया और बात करते हुए चला गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि कहीं जिया भी मुझसे प्यार तो नहीं करती,
लेकिन मैंने इसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश शुरू कर दी और अपना कॉलेज ज्वाइन करा लिया। कुछ महीने बाद भाभी का फोन आया कि जिया की शादी हो गई है, और यह सुनकर मेरे मन में एक झूठी आशा थी, वो भी पूरी हो गई। भाभी के मुंह से यह बात सुनकर मैं उस रात बहुत रोया, और बार बार वो मेरे दिल को समझाता था कि जिया मेरी किस्मत में नहीं है। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे। मैंने अपना मास्टर भी पूरा कर लिया और फिर दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी शुरू कर दी। लगभग 5 साल हो गए और 5 साल बाद मैं बुरहानपुर आया हूं। तभी अचानक भाभी ने मुझे हिलाया और बोली, आशीष कहां खो गया? फिर मैं अपनी यादों से बाहर आया और अपने कपड़े बदल लिए और सामान रखने के बाद मैंने अकेले में भाभी से पूछा, जिया भाभी कैसी हैं? उसका फोन बज रहा होगा, है ना? और होली पर घर नहीं आए? तभी भाभी बहुत भारी आवाज में बोली, अरे नहीं आशीष, जिया तो अब यहीं रहेगी। भाभी की यह बात सुनकर मैंने उनसे पूछा कि क्यों? तो भाभी ने मुझे बताया कि उनकी जिंदगी के सारे रंग सफेद चादर से ढके हुए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ बहन? तो वह कहने लगी कि शादी के 8 महीने बाद ही उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तब से जिया उनकी हमउम्र बनी हुई है। यह सुनकर मैंने भाभी से कहा कि आपने यह बात मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताई? जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसके लिए वहां नहीं था। इतना कहते ही मैंने सिर झुका लिया। भाभी ने मुझसे कहा कि आशीष, मैं जानती हूं कि तुम जिया से बहुत प्यार करते हो और आज भी आप इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अब वह विधवा है। यह कहकर भाभी चली गई और अगले दिन मैं जिया से मिलने उसके घर गया। वह अपनी बालकनी में चुपचाप बैठी थी। मैंने जिया को पीछे से आवाज दी। वो आवाज सुनकर पीछे मुड़ी और मेरी ओर देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, जब मैं गया था तब भी रो रही थी और अब वापस आया तो भी रो रही है। क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, या कुछ कहो? यह सुनकर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बाद में उन्हें मुस्कुराता देख उनकी मां भी आ गई और कहा कि आज कई महीनों के बाद मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। यह सुनकर जिया फिर उदास हो गई। जिया के घर जाने से पहले मैं अपने साथ एक गुजराती सीखने की किताब ले गया था। मैंने जिया को वह किताब दिखाते हुए कहा कि मैं धीरे धीरे गुजराती सीख रहा हूं। अब अगर तुम मुझसे गुजराती में कुछ भी कहते रहे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वह फिर हंसने लगी और उससे पहले भी मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा था। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आशा भरी निगाहें मुझसे मिली और उसने अपनी नजरों से मुझे बहुत कुछ बताया। थोड़ी देर बाद मैं चला गया। अगले दिन भाई भाभी ने घूमने जाने का प्लान बनाया। मैंने उससे कहा कि अगर कार खाली है तो हमें जिया को भी साथ ले जाना चाहिए, उनका मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। भाभी ने जिया से बात की, लेकिन जिया ने मना कर दिया। लेकिन भाभी ने थोड़ा फोर्स किया तो जिया मान गई। हम काकरिया झील पहुंचे और बब्बे की टोली में कंकड़ पत्थर चलने लगे। कुछ देर बाद जिया ने मुझसे पूछा कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं भूल गया था। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहा, मजाक मत करो, सच बताओ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने भी ऐसा नहीं किया। यह सुनकर जिया असमंजस में पड़ गई और मुझसे कहा, शायद तू भूल गया, मैं विधवा हूं। जिया की यह बात सुनकर मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और अपने पति के साथ केवल 8 महीने बिताए और अब आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है और अब ये सफेद कपड़े और ये आंसू ही तुम्हारी जिंदगी हैं। नहीं प्रिय, तुम इस धरती पर अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसी घटना घटी है। बहुत सारे लोग हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य किसके साथ हुआ है? तो क्या वो लोग भी आंसुओं के पीछे छुपते हैं और घर के अंदर रहने लगे? नहीं, वे सभी खड़े हैं और एक बार फिर से आपके लिए एक नया जीवन शुरू होता है। तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं अब और नहीं जी सकता, लेकिन मैं जीवित रहा और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सफल व्यक्ति के रूप में खड़ा हूं। आप भी खड़े होइए और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ अपनी नई जिंदगी का स्वागत कीजिए। जब वो इस तरह मेरी बात सुनकर एक नजर से मेरी तरफ देख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बातों ही बातों में उससे अपने दिल की बात कह दी है। मैंने अपनी नजरें उस पर से हटा ली और आगे बढ़ने लगे। फिर वापस आते समय मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई और वो भी चुप रही। अगले दिन होली थी। घर पर सबके साथ गुलाल खेलने के बाद मैं बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी मुझे जिया की याद आई कि जिया होली नहीं खेल रही है। तो न जाने मेरे मन में क्या आया, मैं बगीचे में गया और ढेर सारे गुलाब के फूल तोड़ लाया और उसकी सारी पत्तियां अलग कर दी और उसे एक बैग में भरकर जिया के घर चला गया। जिया की मां और पापा से मिलने के बाद मैं ऊपर छत पर चला गया।
जिया सफेद ड्रेस पहने हुए एक कोने में कुर्सी पर चुपचाप अपनी यादों में खोई हुई बैठी थी। मैं वापस पहुंचा और जिया को आवाज लगाई और हैप्पी होली कहते हुए सारी गुलाब की पंखुड़ियां उसके ऊपर फेंक दी। फूलों की ऐसी होली देखकर जिया खूब हंसने लगी और उसने मुझसे आश्चर्य से पूछा कि यह क्या कर रहा है। मैं एक विधवा हूं और अब रंगों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो मैंने जिया से कहा कि जिस लड़की को रंगों से इतना प्यार हो वो रंग छोड़ सकती है, लेकिन रंग ऐसे पुरुषों का कभी साथ नहीं छोड़ता। इससे पहले कि जिया कुछ समझती, मैंने अपनी जेब से गुलाल का पैकेट निकाला और उसकी ओर बढ़ते हुए उसने गुलाल से इसकी मांग को भरा और बोला, जिया मैंने तुम्हें एक बार खोया है, तुम्हें दोबारा खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको यह लड़का पसंद है या क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू है, और अगर कोई कमी हो तो मुझे मारकर बराबर कर देना। मेरी बातें सुनकर रिया की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार आंसुओं के साथ चेहरे पर मुस्कान भी थी और वह अच्छी सलाह कहने लगी। यह कहकर उसने मुझे प्यार से गले लगा लिया और मैंने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया और बहुत उज्जवल भविष्य में विश्वास किया। कुछ महीने बाद हमारी शादी हो गई। अब हमारी एक छोटी लड़की भी है। जिया की जिंदगी एक बार फिर रंगीन हो गई और अब जिया पहले की तरह खुश रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।